हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक मिरर के सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीज़न 1 का 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है द क्वींस गैम्बिट। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब एक बिथ नाम की लड़की टूर्नामेंट में हारने के बाद वापस आ रही होती है, जिसके बाद वो रशियन क्लासेस के लिए जाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अभी भी रशियन सीखना है, क्योंकि आगे जाके वो रशियंस के साथ चेस खेलना चाहती है। और उसके बाद जब बेथ की क्लास ख़त्म होती है और वो घर आ रही होती है तो उसके क्लास का एक लड़का उसे घर जाने के लिए पूछता है, क्योंकि उसके घर पर एक छोटी सी पार्टी होने वाली होती है और बेथ उसके घर चली जाती है। उसके बाद बेथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक भी करती है और वहाँ के सारे लोग उसे चेस के बारे में बातें भी करते हैं। उसके बाद बेथ उस लड़के के साथ कमरे में चली जाती है जिसके साथ वो आई थी और वो दोनों वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद बेथ के दिमाग में बार बार टाउन्स की तस्वीर आती रहती है, क्योंकि बेथ अभी वही फील कर रही है जो कि उसने टाउन्स के साथ कमरे में किया था। और उसके बाद वो लड़का और बेथ दोनों करीब आते हैं और दोनों के बीच में सेक्स होता है और ये बेथ का फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन उसे कोई भी मज़ा नहीं आता। बेथ को देखकर लग रहा है कि वो बस सेक्स इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि कैसा लगता है। उसके बाद बेथ अल्मा को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ है। और उसके बाद बेथ वहीं पे सो जाती है। जब उसकी अगली सुबह जब बेथ की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसके घर में बेथ के अलावा और कोई भी नहीं है और वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है कि हम सब लोग बाहर जा रहे हैं, तुम्हें इस घर में जब तक रहना है तुम रह सकती हो। और उसके बाद बेथ जो है इस समय का मज़ा लेने लगती है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब बेथ अकेली है। वो जो चाहे वो कर सकती है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। उसके बाद बेथ जो है नाचती है, गाती है और बहुत ड्रिंक भी करती है, जिसके बाद वो फिर से एल्मा को कॉल करती है और कहती है कि आज रात भी वो घर नहीं आ पाएगी और फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। अपने फ्रीडम के पूरे मज़े ले रही होती है बेथ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथ का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आज उसका कॉन्वोकेशन है। यहाँ पर एल्मा बहुत ही ज़्यादा खुश है। कॉन्वोकेशन के बाद एल्मा बेथ को एक गिफ्ट भी देती है जो कि बेथ को बहुत ही पसंद आता है। और उसके बाद बेथ एल्मा को ये बताती है कि उसे पेरिस से एक इनविटेशन आया है और उसे पेरिस जाना है एक टूर्नामेंट खेलने के लिए। और ये बात सुनकर एल्मा बहुत ही खुश होती है और उसके बाद बेथ और एल्मा दोनों ही पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद एल्मा बेथ को बताती है कि पेरिस में उसका एक दोस्त है जो कि शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था और जब एल्मा पेरिस जा रही है तो वो उसे मिलना चाहती है। उसके बाद बेथ बताती है कि जैसे ही वो दोनों पेरिस पहुंचते हैं वो आदमी उन्हें पिक करने आता है। उसके बाद एल्मा और वो आदमी दोनों बातें करने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर बेथ काफ़ी बोर होती है। और उसके बाद बेथ जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है जहां टूर्नामेंट होने वाला है, वो जगह बेथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उस जगह को देख करके फिर बेथ को वहीं पर उसके 2 पुराने दोस्त भी मिलते हैं, वही लोग जो बेथ के पिछले टूर्नामेंट के रिसेप्शन पे बैठा करते थे। और उसके बाद जब बेथ अपने कमरे में आती है तो एल्मा और वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में एल्मा बेथ को कहती है कि तुम्हारी वो चालें बेहतर होती हैं जिनको तुम बिना सोचे चलती हो। बेथ को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगता है और वो इस बारे में विचार भी करती है। उसके साथ ही एल्मा बेथ को एक और बात कहती है कि तुम्हें चेस के अलावा भी अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहिए, जिस पर बेथ कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बस चेस ही है। लेकिन फिर भी बेथ अगले दिन पेरिस घूमने निकलती है और पूरा शहर घूमने के दौरान वो कहीं खोई हुई होती है और उसे बार बार शिवल के दिए हुए नसीहत याद आते रहते हैं। और उसके बाद बेथ जब अपने कमरे में वापस पहुँचती है, उसके थोड़े समय के बाद एल्मा आती है और वो कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हो सकता है वो कल का मैच देखने नहीं आ पाएगी। और उसके बाद अगले दिन बेथ कल का मैच खेलती है और वो मैच भी जीत जाती है किसी तरह से। फिर होटल में वापस आने के बाद एल्मा को सारा कहानी बेथ जो है सुनाती है कि उसने उस आदमी को कैसे हराया और सिर्फ 31 चालों में ही उसने उसे मात दे दी। जिस पर एल्मा बेथ को कहती है कि तुम एक अजूबा हो। और इसी तरह बेथ पेरिस को एंजॉय करते हुए एक के बाद एक मैचेस भी जीत रही होती है। और यहाँ पे बेथ का सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो हमेशा से ही रशियंस के साथ खेलना चाहती थी और उन्हें हराना चाहती थी और बेथ इन सारे कामों को बड़ी
बड़ी आसानी से कर रही है। उसके अगले दिन बेथ एक बहुत ही इम्प्रेसिव प्लेयर के साथ खेलना चाहती थी और उसको पता चलता है कि जिसका नाम है रेज़ली बार्गो। सबको लगता है कि इस टूर्नामेंट को हमेशा से बार्गो जीतता आया है और इस बार भी ये टूर्नामेंट वही जीतेगा। और बेथ जब बार्गो को खेलते हुए देखती है तो उसके अंदर भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ आने लगती है, क्योंकि बार्गो एक बहुत ही कमाल का प्लेयर है। उसके बाद बेथ का अगला मैच जो होता है वो एक बच्चे के साथ होता है जिसका नाम है जॉर्ज ग्रेव, जो कि है तो एक बच्चा लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ प्लेयर है। और ये बच्चा जो है बेथ को काफ़ी करीब कर देता है, जिसके वजह से ये गेम 5 घंटे तक चलता रहता है, लेकिन इस गेम का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता। उसके बाद वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाकी का गेम वो कल कंटिन्यू करेंगे। बेथ के लिए आज का मैच बहुत ही अलग अनुभव का होता है, क्योंकि एक 13 साल के बच्चे ने बेथ को काफ़ी कड़ी टक्कर दी है और बेथ के पास उसके चालों का कोई भी जवाब नहीं होता था। इसलिए बेथ जब मैच के बाद वापस घर आती है तो वो पूरे रात उस गेम के बारे में ही सोच रही होती है। उसके बाद अगले दिन जो है मैच फिर से शुरू होता है। दूसरे दिन का मैच भी उतना ही रोमांचक होता है। लड़का फिर से बेथ को काफ़ी कड़ी टक्कर देता है। तब बेथ फाइनली कुछ ऐसा ट्रिक अपनाती है और उसके दिमाग से खेलने लगती है। वो जानती है कि भले ही ये 13 साल का बच्चा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी स्वाभिमान यानी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट भरा पड़ा है। इसलिए बेथ अपनी एक चाल चलने के बाद वहाँ से उठ करके गेम पे से उठ करके वो घूमने चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ करके अपनी अगली चाल चलती है। और इस चीज़ को देख के वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है और जस्ट उसके थोड़े समय के बाद वो बच्चा बेथ से हार मान जाता है और बेथ फाइनली इस मैच को जीत जाती है। और हारने के बाद वो बच्चा बेथ को अपनी गलती बताता है और कहता है कि मुझे अपने हाथी के साथ आपको ऐसा नहीं करने देना था। और फिर बेथ कहती है कि अगली बार तुम अपने साथ किसी को ऐसा मत करने देना। उसके बाद बेथ उससे पूछती है कि तुम किस उम्र से चेस खेलना शुरू किया थे। वो लड़का बताता है कि 4 साल की उम्र में उसने चेस खेलना शुरू किया था और 7 साल की उम्र में वो स्टेट चैम्पियन बन गया था और वो कहता है कि अगले 3 साल में वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा। तब बेथ उसे कहती है कि अगर तुम 3 साल में वर्ल्ड चैम्पियन बन गए तो यानी कि 16 साल की उम्र में तुम वर्ल्ड चैम्पियन बन जाओगे। उसके बाद तुम अपनी बाकी ज़िंदगी क्या करोगे? और इस सवाल के लड़के के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। उसके बाद बेथ मैच से बाहर आकर देखती है कि एल्मा लॉबी में पियानो बजा रही है और सारे लोग उसे बजाता देखकर एंजॉय कर रहे हैं। बेथ को एल्मा पियानो बजाते समय काफ़ी प्यारी लगती है और उसके बाद बेथ एल्मा से कहती है कि आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और आपकी तबीयत में भी बहुत सुधार लग रहा है। और उसके बाद हम बोर्ड पे देखते हैं कि अगला मैच बार्गो और हारमन का है और ये मैच जो है इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच है। और उसके बाद हम बेथ को पहली बार इतना नर्वस देखते हैं मैच से पहले, क्योंकि बार्गोव एक बहुत ही शानदार प्लेयर है और उसके बाद किसी भी रशियन को ये बात हजम नहीं होती है कि बार्गोव के साथ एक लड़की फाइनल मैच में खेलेगी और बस उसके थोड़े समय बाद शुरू हो जाता है मैच, वहाँ पे फाइनल का घमासान मैच। और उसके बाद बार्गोव बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैच की शुरुआत करता है और बेथ भी उसे कड़ी टक्कर देने में लग जाती है। इस बार बेथ अपने कुछ नए चाल भी ट्राई करती है, लेकिन बार्गोव भी एक शातिर खिलाड़ी है, इसलिए बेथ की चालों का उस पर कोई असर नहीं होता है। और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता है बेथ और भी बेबस होने लगती है और वो बार बार ऑडियंस रूम में देखती है ताकि उसे एल्मा दिख सके, लेकिन एल्मा वहाँ पे नहीं होती है। और हर एक चाल के बाद बेथ और भी ज़्यादा परेशान लगने लगती है और उसे एक ही झटके में अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी याद आने लगती है। उसे सिविल के साथ खेले हुए मैच भी याद आने लगते हैं जब वो चेस का पहला मैच हारी थी सिविल के साथ। लेकिन लास्ट तक में बार्गोव जो है बेथ को ये मैच हरा देता है। और उसके बाद जब बेथ परेशान होकर के अपने कमरे में वापस आती है और इन सारी बातों को एल्मा के सामने बड़बड़ाने लगती है कि उसने कितना गंदा मैच खेला, वो हड़बड़ा गई थी और उसने सारी ख़राब चालें चली। मैच के शुरू होते ही बार्गोव ने अपना चाल चल दिया था और बेथ को ये बात पता चल गई थी कि वो ये मैच हार चुकी है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खेलती रही। और इन सारी बातों को कहने के बाद बेथ एल्मा से कहती है कि अच्छा हुआ आप इस मैच को देखने नहीं आई। और इस बात को कहने के बाद बेथ जब जैसे ही एल्मा की तरफ देखती है और उसकी बॉडी को छूती है तब उसे पता चलता है कि एल्मा मर चुकी है। और उसके बाद बेथ एकदम से सुन्न पड़ जाती है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो एक बार फिर से अनाथ हो चुकी है। उसके बाद होटल वाले वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि वो पूरा कोऑपरेट करेंगे बेथ के साथ और फिर वो एल्मा की बॉडी को लेकर चले जाते हैं।
उसके बाद बेथ एल्मा के पति का नंबर उस होटल के मैनेजर को लिख कर देती है और कहती है कि मुझे इनसे बात करनी है। और जब बेथ एल्मा के पति को कॉल करती है और उसे बताती है कि एल्मा की मौत हो चुकी है, तो इस बात से उसके पति को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अभी वो बहुत ही बिज़ी है। उसके बाद बेथ उसे पूछती है कि एल्मा की बॉडी को कहाँ दफनाना है। तब वो कहता है कि तुम उसे केंटकी वापस ले आओ और वहाँ दफना दो। उसके बाद बेथ पूछती है कि घर का क्या करना है। तब वो कहता है कि उस घर को तुम रख लो, बस उसकी बाकी किस्तें तुम चुकाते रहना। जिसके बाद वो आदमी फ़ोन रख देता है और बेथ फिर से रोने लगती है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो फिर से इस दुनिया में अकेली हो चुकी है। और उसके बाद बेथ एल्मा की लाश को लेकर केंटकी वापस चली आती है। जब वो फ़्लाइट में आ रही होती है तो एल्मा को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। वो बार बार अपने पास वाली सीट को देखती है कि एल्मा वहीं बैठा करती थी और बेथ सीट को देखकर रोती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके आगे का एपिसोड जो है 5th वाला, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।